हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स एक्चुअली जो है थोड़ा डिस्टरबेंस था, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से आज लेट करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। तो चलिए, जैसा भी है इसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है बड़ा ही जो है रोमांचक बनने वाला है, क्योंकि आजकल जो वायरस चल रहा है एचएमपीवी वायरस, ठीक है, तो इसको लेकर ये काफी न्यूज में रहता है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही मालदीव, जिसके साथ हमारे रिलेशन जो है काफी टाइम से खराब चल रहे थे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो है एक संवाद शुरू किया है, तो इस पर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो अभी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंडियंस हैव ए गुड डे एज प्रणॉय एंड मालविका एंटर प्री क्वार्टर फाइनल, ठीक है। तो ये दो खिलाड़ी हैं, एचएस प्रणय और मालविका बासुन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा ये चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया है कि बुधवार को यहाँ पुरुष और महिला एकल के अपने शुरुआती दौर के मैच जीतकर जो आपका मलेशिया ओपन चल रहा है उसके प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये बैडमिंटन प्लेयर हैं आपके, और इसमें सिंगल और डबल वाला गेम होता है। सिंगल में सिंगल बंदा खेलता है और डबल में जो है फिर युगल बंदे एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। तो अगर हम सिंगल की बात करें, पुरुष एकल और महिला एकल की बात करें, तो पुरुष एकल में हमारे जो है एचएस प्रणय पहुंचे हैं, और महिला एकल में मालविका बासुन जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं अगर हम युगल की बात करें, तो युगल में जो है तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कापिला की जो जोड़ी है वो आपकी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं अगर हम देखें, सतीश कुमार करुणाकर और आद्या वारियात की जो जोड़ियां हैं वो सुपर जो 1000 मीट है उसके उसमें मिश्रित युगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये आज की न्यूज है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं अभी हॉकी इंडिया लीग के बारे में। देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग है इसने हाल ही में क्या है कि अपनी जो प्राइज मनी है उसको बढ़ा दिया है, तो इसलिए न्यूज में है। तो प्राइज मनी कितनी बढ़ाई गई है उस पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने घोषणा की है कि जो 8 टीमों की पुरुष प्रतियोगिता के विजेता को, जिसमें भी जो भी पुरुष प्रतियोगिता में जो भी विजेता होंगे उनको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। साथ ही जो भी टीम जो है वो उपविजेता रहेगी उसको इन्होंने कहा है कि उसको 2 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। और जो है इस क्रम में उपविजेता यानी जो सेकंड होता है, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उस पर अगर वो आएंगे, तीसरे स्थान पर जो आएंगे थर्ड पैलेस पे, उनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हॉकी इंडिया लीग ने अपनी प्राइज मनी को बढ़ा दिया है। तो ये आपका जो है न्यूज में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 2017 में पिछले संस्करण में विजेता टीम जो कलिंगा लांसर्स थी उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी अब 2.5 की जगह कितने हैं, जो विजेता हैं उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी 50 लाख रुपए की प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो उपविजेता था उसको 1.25 करोड़, और जो आपका तीसरे स्थान पर रहने वाली थी उनको 75 लाख रुपए मिले थे 2017 में, ठीक है। वो प्राइज मनी जो है अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये कर दी गई है 3 करोड़, 2 करोड़ और उसके बाद देखा जाए तो 1 करोड़, यानी 3 2 1 ऐसे करके प्राइज मनी को बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो है ये अगर हम बात करें, ये आपका WHO की जो है एक यहाँ पे देखा जाए एक चिंता व्यक्त की है। तो इन्होंने वैश्विक असमानताओं को जारी रहने का कारण WHO ने महामारी की तैयारियों पर चिंता जताई है। अब चिंता कैसे जताई है, देखिए ये जो आर्टिकल है आपका हाल ही में जो आपका HMPV वायरस है उससे रिलेटेड है, ठीक है। HMPV वायरस जो है इसका देखा जाए तो इस पर WHO ने अपनी चिंता व्यक्त की है। अब ये आर्टिकल खाली WHO का HMPV वायरस पर नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम जो हैं, जो भी पैंडेमिक आते हैं, यानी जो भी आपकी इस तरीके की जो है आपदाएं आती हैं, तो उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, ऐसा WHO ने कहा है। WHO का मानना है कि जैसे एक क्रम में बहुत सारे वायरस आए हैं। अगर हम कोरोना से पहले का भी इतिहास देखें तो हमने सार्स, रुबेला, ठीक है, बहुत सारे जो हैं ऐसे वायरस आए हैं, और उसी के साथ देखा जाए फिर कोरोना, और ऐसे ही चलते चलते इसी क्रम में देखें HMPV वायरस आया है। तो WHO ने चिंता जताई है कि जो है हमारी जो प्रिपरेशन रहती है, तो हमें पहले से ही आगामी जो वायरस है आने से पहले उसकी प्रिपरेशन जो है रखनी चाहिए, ये इसका मानना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि दुनिया अभी भी महामारी संबंधी कमजोरियों का सामना कर रही है,
और हालांकि खतरे का बेहतर पता लगाने के लिए सहयोगात्मक निगरानी के लिए WHO हब फॉर पेंडेमिक और एपिडेमिक इंटेलिजेंस और अगली महामारी से निपटने के लिए विश्व बैंक ने $885 मिलियन के महामारी कोष जैसे प्रयास जो है शुरू किए हैं। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका, वो महामारी से बचने के लिए जो हमारी प्रिपरेशन होती है, जो हमारी तैयारियां होती हैं, उनकी जो तैयारियों को लेकर जो है बहुत ज्यादा चिंतित है। तो ये आर्टिकल किससे है आपका? HMPV वायरस से है। HMPV एक वायरस है जो हाल ही में जो है अभी चाइना से चल के पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में मैंने बताया था कि जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता करने की बात है ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसको प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, 1 सेकेंड। तो आगे चले, इसमें आगे देखें। अब हम बात करते हैं इंडिया तालिबान के जो रिलेशन है, यानी इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन। तालिबानी तो वहां पे जो है सरकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा जाए कि भारत के जो है अफगानिस्तान से पहले से ही बहुत मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन जो है पिछले देखा जाए तो 2-3 वर्षों से हुआ क्या है कि तालिबान ने जो है धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई और फिर धीरे से उन्होंने क्या किया कि एक ही बार में जो है जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। उसके बाद भारत के जो संबंध है वो तालिबान के साथ खराब हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने भी सोच लिया कि यहाँ पे जो सरकार है वो तालिबान की रहेगी। हम जो है क्या करना चाहते हैं, उधर से तालिबानी जो सरकार है वो भी भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहती है। उसमें ये एक कदम जो है देखा जाता है। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, ठीक है, इन्होंने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ये तालिबान के विदेश जो है मंत्री हैं जिनका नाम आमिर खान मुत्ताकी है, इनसे मुलाकात की है। मुलाकात में जो है हमने अपने जो संबंध है उनको आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार है उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो है या भारतीय कंपनियों की बहुत सारी योजनाएं जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उनको जो है पटरी पर लाने के लिए हमने बात की है। तो इसमें देखा जाए साथ ही जो है हमने चाबहार जो बंदरगाह है उसके उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई है, क्योंकि चाबहार के रास्ते से व्यापार में सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो भारत चिंताएं कर रहा था। तो चाबहार पर एक सुरक्षा की दृष्टि से भी हम जो है चाबहार पर बात करना चाहते हैं। तो चाबहार जो है हमारा व्यापार का एक मार्ग भी है और हम ज्यादा से ज्यादा चाबहार के माध्यम से जो है जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे व्यापार करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसमें हुई हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अफगान लोगों को तत्काल विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है हम तैयार हैं, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है यानी विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो हमारी तरफ से दिया गया है। यानी हम अफगान के साथ जो है विकासात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए, अब ये जो न्यूज है वो रिवर इंटरलिंकिंग से है। अब रिवर इंटरलिंकिंग की बात करेंगे हम यहाँ पे एक जो है विशेषज्ञ है CP राजेंद्रन। तो इन्होंने कहा है कि रिवर इंटरलिंकिंग कैसे राष्ट्रीय आपदा को जन्म दे सकती है, ठीक है, कैसे वो जो है आपदा का स्रोत बन सकती है, उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो पहले हम रिवर इंटरलिंकिंग से है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि बीते 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी थी। देखिए नदी जोड़ो जो कार्यक्रम है एक्चुअली जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, यानी जिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम नदियों को लिंक कर रहे हैं आपस में, ताकि जो है किसानों को और पीने का जो पानी है वो मुहैया कराया जा सके। तो इसमें क्या है कि जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को हल करना है। देखिए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन माना जाता है, उसमें कुछ जो रीजन है वो आपका मध्य प्रदेश का भी आता है जो पानी की कमी से जूझता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम जो है केन बेतवा लिंक को जो है बना रहे हैं। लेकिन और इसमें आगे देखा जाए तो इसमें इन्होंने कहा है कि इससे होगा क्या, इससे इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा को स्रोत माना जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि इस परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर एक बांध का निर्माण भी शामिल है। अब जब पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बांध बनाया जाएगा तो बांध बनाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा जो जंगल है, जो वनोभूमि है, उसका विनाश होगा।
जो हमारी बायोडायवर्सिटी है उसका विनाश होगा, और जो जीव जंतु है, जो वाइल्ड लाइफ जितनी भी है हमारी, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, या तो मूव करेगी या खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने माना है कि ये एक तरीके से आपदा को जन्म दे सकते हैं, ये इनका ओपिनियन है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने कहा है कि ये इससे क्या होगा, जब कहीं जलाशय बनेगा तो रिवर पर जो है बोझ बढ़ेगा, बोझ बढ़ने से क्या होगा, उससे अर्थक्वेक जैसी जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जन्म ले सकती हैं। तो ये इनका मानना है। और साथ ही जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का बहुत सारा फॉरेस्ट कवर जो है, अगर हम केन बेतवा लिंक को करेंगे तो कई प्रतिशत जो फॉरेस्ट कवर है वो खराब भी हो सकता है उससे लिंक करने से, तो फॉरेस्ट कवर जाएगा हमारा, तो नुकसान, हमें प्राकृतिक नुकसान तो झेलने ही पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो नेचुरलिटी है और हमारी जो ग्रीनरी है उसको नुकसान होने की संभावना इसमें देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे प्रसिद्ध फिल्म जो निर्देशक रहे हैं, ठीक है, या कवि रहे हैं, जिनका नाम है प्रतीश नंदी। ये 73 ईयर्स ओल्ड की आयु में जो है इनकी डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया, ये पास अवे कर चुके हैं। ठीक है, तो कवि, चित्रकार, फिल्म निर्माता और पूर्व सांसद प्रतीश नंदी का बुधवार को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक लंबे समय तक जो है जो फिल्म उद्योग है उसमें इनका जो है एक अदम्य योगदान इनका माना जाता है। श्री नंदी 1990 के दशक में अपना प्रोडक्शन बैनर प्रतीश नंदी कम्युनिकेशन की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो सतीश नंदी को उनके फिल्म जगत में योगदान के लिए साहित्य, क्योंकि ये कवि भी थे, साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1977 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, 2008 में इनको करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनकी जो है प्रतीश नंदी की 73 ईयर्स ओल्ड की एज में इनकी डेथ हो चुकी है, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक न्यूज आपके पास है। नेक्स्ट हम चल सकते हैं, अब हम बात करेंगे, ये हमारा जो है प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने बताया था कल की जो है कल जो हमारा है जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कल स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसके ऊपर न्यूज है प्रवासी भारतीय दिवस में, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जो ये इसमें भाग ले रहे हैं, और मैंने बताया था कि उसके 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री जो है उसका वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें, जो हमारे जयशंकर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और परंपरा के दोहरे स्तंभों पर संतुलन बना रहा है। ठीक है, यानी इनका मानना है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी कल्चर है, दोनों को इन्होंने जो है बैलेंस किया है, और कहा है कि भारत जो है दोनों पर संतुलन बना के आगे चल रहा है। तो ये न्यूज जो है आपकी वो प्रवासी भारतीय दिवस से है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि उन्होंने हर क्षेत्र में नवाचारों में योगदान के लिए और देश विदेश से युवाओं की सराहना की है। तो ये यहाँ पे न्यूज है, इनकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में यहां से पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा कि आज हम एक आधुनिक, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो न्यूज है वो आपकी प्रवासी भारतीय दिवस से। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आर्टिकल है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है एक यहाँ पे डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई है, सॉरी। तो ये सुनवाई अभी जो है इन्होंने कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी है, वो फरवरी में चलेगी। अब सुनवाई है क्या, एक्चुअली सुनवाई है जो जब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और बाकी जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर जो है एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और ये याचिका जो है, इस पर सुनवाई जो होनी है, सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई जो है वो फरवरी में करेगा। अब ये मसला आया क्यों है, आया इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी जो आपके प्रेजेंट जो फिलहाल जो सिटिंग आपके सीईसी हैं वो रिटायर कर रहे हैं फरवरी में। तो जैसे वो फरवरी में रिटायर करेंगे तो नए जो नियुक्ति होंगी, जो पिछले जो नियम हैं केंद्र सरकार के, उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो आयुक्तों की नियुक्ति से जो भी नए नियम और कानून की जो वैधता है उन पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार को प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। तो इसमें इन्होंने डाला था कि जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, नियुक्ति में जो प्रमुख भूमिका रहती है वो केंद्र सरकार की रहती है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही इसमें अगर हम बात करें
इस बात पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें हम बात करें तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की 3 न्यायाधीश वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जो नियुक्ति है आपकी सीईसी और ईसी की, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, ठीक है, वो जो हमारा अधिनियम है नियुक्ति सेवा और शर्तें अधिनियम 2023, ठीक है, उसके अनुसार है या नहीं है। इन्होंने उसमें पूछा है कि जो अनुच्छेद 141 है आपका, ठीक है, उसके तहत बाध्यकारी निर्णय सुनाने के न्यायालय के अधिकार को दरकिनार किया जा सकता है या नहीं है। अब आर्टिकल 141 जो है आपका, उसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या यह है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन तैयार करता है तो स्वतः ही जो हमारे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, वो उस गाइडलाइन को स्वतः ही मान लेते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, ये जो आर्टिकल है आपका, ये इंडिया और मालदीव से। देखिए इंडिया और मालदीव में क्या है कि बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था काफी दिन से। तो पीछे अगर हम जाएं मालदीव में, तो मालदीव में पहले चुनाव हुए थे अभी। तो चुनाव जो हुए थे वो एंटी इंडिया जो आपका सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट हुए थे। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट बने थे मालदीव के, वो एंटी इंडिया जो कैंपेन है चलाकर ही बने थे। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे मालदीव के साथ जो है रिलेशन जो है हम अपने ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर मालदीव को रक्षा उपकरण और सामान सौंप दिया है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, तो ये अपने जो काउंटर पार्ट है, यानी इनके जो समकक्ष हैं, जिनका नाम है मोहम्मद घासीन महमूद, तो ये क्या है कि इनके साथ इन्होंने मीटिंग की है। और तो इससे देखा जा सकता है कि इंडिया के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मालदीव के साथ अभी ठीक होने वाले हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासीन महमूद से बातचीत करने के दौरान ये बात कही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया मालदीव रिलेशन से है। आगे अगर हम बात करें तो ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल से है। फ्लैमिंगो एक त्योहार है जो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और ये 3 दिवसीय महोत्सव जो है आपका मनाया जाएगा। फ्लैमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है आपका 18 जनवरी से लेकर 18, 19 और 20, यानी 18, 19, 20 3 दिन तक जो है आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इसमें प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के बीच इस उत्सव को लेकर काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह आखिरी बार 2020 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो है इस फ्लैमिंगो जो आपका फेस्टिवल है इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 1 सेकेंड, ये आपका जो है पोस्को एक्ट है एक, उसके अंडर जो है पोस्को एक्ट कानून जो है आपका, ये जो यौन शोषण है उसके अगेंस्ट जो है, जब भी हीनियस कोई क्राइम होता है या यौन शोषण जैसे जो अपराध होते हैं उनके अगेंस्ट पोस्को एक्ट के द्वारा कानूनी रूप से प्रक्रिया को चलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उनके अगेंस्ट पोस्को एक्ट के तहत पहले मामला जो है दर्ज किया गया था। अब उसमें न्याय की मांग की गई है, ठीक है। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र को रद्द करने की याचिका से संबंधित मामले के 8 महीने से चल रहे लंबित रहने से परेशान पीड़िता के भाई ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सिद्धारमैया है उनके अगेंस्ट जो है पहले से ही मामला जो था वो लंबित चल रहा था पोस्को कानून के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, पोक्सो एक्ट, सॉरी। चलिए अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। तो ये HMPV वायरस से है जो मैंने अभी बताया था। तो HMPV वायरस एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा न्यूज में है और न्यूज ट्रेंडिंग है, थोड़ा इसके बारे में फिर से आया है। तो इसमें देखा जाए तो चीन ने अभी HMPV के किसी असामान्य प्रकोप की कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ठीक है। तो चाइना में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है, न ही चाइना में कोई भी आधिकारिक ऐसा बयान आया है कि HMPV वायरस का बहुत ज्यादा प्रकोप चाइना में है। ये स्टेटमेंट दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन हम चाइना पर जो है इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं देता है। ऐसे ही कोरोना में उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, और जब प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वतः ही जो है मालूम हो जाता है। तो WHO ने चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और उसे असामान्य प्रकोप पैटर्न की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मानव मेटान्यूमोवायरस जिसको हम HMPV पर
भी HMPV कहते हैं इस पर, इसकी नवीनतम रोग प्रकोप की रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जब WHO ने कहा है कि WHO जो है HMPV वायरस जो है उसकी निगरानी और सर्वेक्षण दोनों पर जो है अपनी नजर बनाए हुए है। और तो ये न्यूज है, अभी चाइना से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि बहुत ज्यादा प्रकोप चाइना में HMPV का देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। ये न्यूज है आपकी जो है, यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी है, चंद्रबाबू नायडू है और ये पवन कल्याण है। तो यही से आप समझ गए होंगे। तो एक्चुअली है क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है कुछ 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को 2 हरित हाइड्रोजन केंद्रों में से एक विशाखापत्तनम में बनेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके साथ एक संक्षिप्त रोड शो भी किया। और यहाँ पे जो मेन जो न्यूज है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, यानी हरित हाइड्रोजन के जो आपके संयंत्र हैं, वो जो केंद्र हैं उनको यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये एक न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है डाटा रूल से रिलेटेड है। तो जो आपके मंत्री हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए आपके केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इन्होंने डाटा रूल्स के ऊपर जो है स्टेटमेंट दिया है। इनका मानना है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों को साल के मध्य तक अंतिम रूप देना और अधिसूचना करना है, जो वर्तमान में मसौदा अवस्था में, यानी अभी जो है वो एक उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो अभी 4-5 दिन पहले न्यूज में भी मैंने बताया था, जो डेटा रूल से रिलेटेड एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो ये साल है, ठीक है, साल के मध्य तक, यानी आप समझ सकते हैं कि आपका अगस्त जुलाई या जून जुलाई तक जो है ये इस रूल को जो है इस रूल बुक को लेके आएंगे। और मतलब कि मिड 2025 तक, यानी 2025 के मध्य तक जो है ये लागू कर देंगे। ये एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन को लेके जो है रूल्स एंड रेगुलेटरीज जो है वो बनाई जा रही हैं। बस ये थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। लॉस एंजल्स में 70,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। ईटन आग में जो है 2 की मौत हो गई है। तो लॉस एंजल्स में जो है वो आग लग चुकी है जंगलों में, ये देख रही हैं तस्वीरें आप। तो यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 70,000 जो पीपल्स हैं उनको जो है सेफ जोन में पहुंचाया गया है। तो ये भी आप ध्यान सकते हैं। तो तेजी से जो है ये जंगली आग फैल गई है। इससे बहुत सारी इमारतें, पहाड़ियां और जो है देखा जाए तो लगभग 70,000 लोगों को जो है अपने घर से विस्थापन अपना करना पड़ा। उनका जो है पुनर्विस्थापन कहीं जो है उनको रिहैबिलिटेट किया गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक न्यूज है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश, केरल सीएम ने यूजीसी मसौदा नियमों की आलोचना की। तो यहाँ पे ये जो न्यूज है आपकी जो है ये केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। इन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है आपकी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो इन्होंने जो यूजीसी है आपका, उसके जो नए मसौदा नियम है, मैंने पहले बताते कि यूजीसी के कुछ जो है नए जो है आपके ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, उसको लेकर जो है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये खुश नहीं है। इन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारों को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए जिसमें राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति में अधिक शक्तियां देने और शिक्षाविदों के स्थान पर उद्योग विशेषज्ञों व सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को कुलपति बनने की अनुमति देने का प्रावधान है। तो ये देख सकते हैं कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर होते हैं, तो वाइस चांसलर की जो भूमिका होती है वो वही होती है जो किसी स्कूल में हेडमास्टर की होती है। वही यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर कौन होता है? वाइस चांसलर होता है, ठीक है। तो वाइस चांसलर एक्चुअली ये नाराज हैं क्यों? जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन नाराज इसलिए हैं क्योंकि नए जो नियम है यूजीसी की गाइडलाइंस, उसमें जो है जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल को जो है वो कुलपतियों की नियुक्ति में अधिक शक्तियां दी गई हैं। साथ ही जरूरी नहीं है कि वाइस चांसलर कोई जो है आपका एजुकेशन स्पेशलिस्ट होगा या शिक्षाविद होगा, वो जो है उद्योग जगत का भी हो सकता है। वो अच्छा बड़ा कोई उद्योगपति भी बन सकता है, जिसको उद्योग जगत का, व्यापार वाणिज्य का अच्छा ज्ञान हो और अच्छी नॉलेज रखता हो, उसको भी ये बना सकते हैं। तो इससे ये जो है नाराज है। चलिए नेक्स्ट
है आपका। अभी हम बात करते हैं भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा वीबी स्लीपर ट्रेन का मुद्दा जो है वो सुलझा लिया गया। तो ये भी जो है जो आपके रेल मंत्री हैं, जो आपके अश्विनी वैष्णव हैं, वो रेल मंत्रालय के साथ साथ उनके पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी प्रभार है। तो यहाँ पे देखा जाए जो अश्विनी वैष्णव हैं, हमारी भारत और रूस जो है एक संयुक्त उद्यम चला रहा है जिसमें वीबी स्लीपर ट्रेन का मुद्दा है वो सुलझा लिया गया है। देखिए रसिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोचेज होते हैं ट्रेन में वो काफी कम होते हैं, लेकिन रसिया में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोचेज वो रख लेते हैं। तो रसिया में क्या है कि जो डिस्टेंस है आपकी प्लेटफॉर्म की वो भी काफी होती है, और जो ट्रेनें हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं। बिकॉज जो रूस है आपका, जो रशिया है उसकी हम बात करें, उसका जो एरिया है वो काफी बड़ा देश है रशिया आपका, आप जानते ही हैं। तो इसमें देखा जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मुद्दा सुलझ गया और इसलिए जिस मूल डिजाइन पर सहमति बनी थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस ट्रेन का निर्माण भारत रूस संयुक्त उद्यम जेवी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो वैष्णव ने कहा है कि अनुबंध के अनुसार ट्रेनों की में पेंट्री कार नहीं होगी और प्रत्येक कोच में कुल 3 शौचालय होंगे, इसलिए लागत में कोई बदलाव भी नहीं होगा। तो ये न्यूज वहां से है। ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा है कि मैंने जो कि बताया था आपको, जो 16 कोच हैं उनके स्थान पर जो है 24 कोचों की रेलगाड़ियां होंगी। खैर ये तो अच्छा है, कोच जितने ज्यादा हों, क्योंकि रेल जो है, ट्रेन जो है भारत में अगर आप दे सकते हैं तो वो जो है हमेशा जो है वो ओवरलोडेड चलती हैं और जो है 100% ऑक्युपाइड रहती हैं। वंदे भारत का आप देख सकते हैं कि टिकट भी इतना महंगा है, नॉर्मली आम बंदा उसको ले नहीं सकता, तो फिर भी जो है उसको देख सकते हैं कि 100% वो ऑक्युपाइड चलती है। नॉर्मल जो ट्रेनें हैं आप देख सकते हैं जिनमें जनरल बोगियां होती हैं, जनरल डब्बे होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी देख सकते हैं कि वो जो है हमेशा आप देख सकते हैं उसमें ट्रैवलर जो है वो हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। तो इसलिए जो है 16 की जगह 24 कोचों की रेलगाड़ियां इसमें चलाई जाएंगी। वीबी स्लीपर ट्रेन सेट के लिए रेलवे ने 27 सितंबर 2023 को भारत रूस संयुक्त उद्यम कोइनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ एक जो है अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं अपनी। अब ये है, चूंकि जो है ओलंपिक जो होने हैं 2036 में वो भारत में आयोजित किए जाएंगे, तो उसके लिए अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। खैर अच्छी बात है, अभी से हमें जो है अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ओलंपिक होने वाले हैं भाई, तो ये जो है आपके अखिल भारतीय स्तर पर होंगे, जिसमें अहमदाबाद, भुवनेश्वर और भोपाल और पुणे। ठीक है, इन शहरों में जो है ये जो ओलंपिक्स हैं आपके, ये ओलंपिक्स के जो गेम है वो आयोजित किए जाने हैं। तो इस पर जो है अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी चालू कर दी गई है। जितनी जगह जो है करनी है उस पर 1000 से ज्यादा जो है आपकी देखा जाए मजदूर जो है काम कर रहे हैं वहां पर, जो है देख सकते हैं आप। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट हो गई है। वहां पे जो है आपके एक्सकवेटर चलाए जा रहे हैं और जमीन को समतल करके, और वहां पे जो है अभी से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक 2036 में होगा। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो नारपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 2036 ओलंपिक के लिए किया जाएगा बाद में। तो ये न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस जो है आज के लिए जो है इतना ही। और हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, ठीक है, इसको आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और साथ ही हमारा आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे किसी भी कंटेंट के लिए कोई भी आपकी क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप हमें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, आप हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com, उस पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। और अन्य किसी भी प्रश्न के लिए अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है तो आप जो है हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है, यानी फिजिकली अगर आप आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा में आकर जो है आप, हमारा ये एड्रेस है, इस पर आकर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।